भारत में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ नियमों का एक पूरा चक्रव्यूह है। तो चलिए आज इसी चक्रव्यूह को तोड़ते हैं और लगभग 100 साल पुराने कानूनों से लेकर आज के नए नियमों तक के इस सफर को समझते हैं। देखिए, भारत में व्यापार करना एक शानदार मौका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ के नियमों का पालन करना किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। और जैसा कि GCX ग्लोबल की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है, ये सिर्फ छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये तो उन छिपी हुई बारूदी सुरंगों की तरह है जहां एक गलत कदम आपके पूरे ऑपरेशन को खतरे में डाल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत के इस ऊंचे दांव वाले अनुपालन के खेल को समझेंगे। फिर हम 1936 के उस ऐतिहासिक कानून की जड़ों तक जाएंगे और उसके जो मुख्य नियम हैं उन्हें जानेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कंपनियां अक्सर कहाँ चूक जाती हैं और फिर हम आज के दौर में यानी नई मजदूरी संहिता में चलेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि कैसे इस चुनौती को एक रणनीतिक फायदे में बदला जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में नियमों का पालन करना इतना पेचीदा क्यों है? असल में ये एक बहुस्तरीय जाल जैसा है। मतलब यहाँ केंद्र के कानून हैं, फिर राज्यों के अपने कानून हैं और फिर स्थानीय नियम भी हैं, और ये सब आपस में उलझे हुए हैं। भारत में कामयाबी का मतलब सिर्फ एक ऑफिस खोल लेना नहीं है। यहाँ हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे डायरेक्टर्स के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना या फिर अपने उद्योग के लिए जरूरी खास लाइसेंस हासिल करना। हर डिटेल जरूरी है और इन सब में सबसे अहम है श्रम कानून। अब इन नियमों को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे इतिहास में जाना होगा, क्योंकि इनकी जड़ों को जाने बिना इन्हें पूरी तरह समझना नामुमकिन है। और यहीं से कहानी शुरू होती है 1936 के मजदूरी भुगतान अधिनियम की, जो कह सकते हैं भारतीय श्रम कानून की नींव का पत्थर है। ये कानून आखिर बना ही क्यों? इसकी वजह थी 1920 के दशक में हो रहा गंभीर शोषण। सोच कर देखिए, उस जमाने में ट्रक सिस्टम जैसी प्रथाएं थीं जहां मजदूरों को वेतन के बदले सामान दे दिया जाता था या फिर कई कई महीनों तक वेतन ही नहीं मिलता था। इसी शोषण को रोकने के लिए लंबी जांच पड़ताल के बाद 1936 में ये ऐतिहासिक अधिनियम लाया गया था। तो इस कानून का दिल क्या है? मकसद बहुत सीधा और साफ है, एक कर्मचारी की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना। ये कानून पक्का करता है कि वेतन एक तो सही समय पर मिले और दूसरा उसमें से कोई भी मनमानी कटौती न हो पाए। तो चलिए अब जरा उन खास नियमों पर नजर डालते हैं जिन्होंने लगभग एक सदी तक भारत में वेतन भुगतान की दिशा तय की है और जो आज भी बहुत मायने रखते हैं। ये कानून समय को लेकर बहुत सख्त हैं। अगर किसी कंपनी में 1000 से कम कर्मचारी हैं तो उसे महीने की 7 तारीख तक वेतन देना होगा, और अगर बड़ी कंपनी है तो 10 तारीख तक। और हाँ, अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाला जाता है तो उसका सारा हिसाब किताब सिर्फ 2 कामकाजी दिनों के अंदर पूरा करना जरूरी है। ये नियम मजदूरों को किसी भी तरह की वित्तीय अनिश्चितता से बचाने के लिए बनाया गया था। अब सवाल ये आता है कि वेतन से क्या क्या काटा जा सकता है। कानून इस पर भी बहुत सख्त नियंत्रण रखता है। एक नियोक्ता सिर्फ इन्हीं वजहों से वेतन में कटौती कर सकता है, जैसे कोई जुर्माना हो या कोई एडवांस वापस लेना हो। इस लिस्ट के बाहर की कोई भी कटौती पूरी तरह से गैर कानूनी मानी जाएगी। और बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून कुल कटौतियों पर भी एक ऊपरी सीमा लगाता है। आमतौर पर किसी भी कर्मचारी के वेतन से 50% से ज्यादा नहीं काटा जा सकता। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि हर हाल में कर्मचारी के हाथ में अपना घर चलाने लायक पैसा जरूर बचे। नियमों को जानना तो एक बात है, लेकिन चलिए अब उन आम बारूदी सुरंगों की जांच करते हैं जिन पर बिजनेस अक्सर अनजाने में कदम रख देते हैं और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। ये वो 3 बड़ी गलतियां हैं जो अक्सर बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी कर जाती हैं। पहली, गलत तरीके से कंपनी रजिस्टर करना। दूसरी, PF यानी प्रोविडेंट फंड और ESI यानी कर्मचारी राज्य बीमा जैसी बेहद जरूरी कटौतियों को नजरअंदाज कर देना। और तीसरी, रिकॉर्ड्स को ठीक से मेंटेन न करना। ये ऐसी गलतियां हैं जिनकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। और वो कीमत क्या है? कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े इन नियमों को अगर अनदेखा किया तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में जेल तक की नौबत आ सकती है। तो ये वाकई में एक बहुत ही गंभीर मामला है। लेकिन अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं।
मजदूरी संहिता 2019 ने दशकों पुराने कानूनों की जगह ले ली है और एक नया यूनिफाइड यानी एकीकृत ढांचा तैयार किया है। तो इस नए कोड में क्या बदला है? पहली बात, इसने वेतन की सीमा हटा दी है, जिसका मतलब है कि अब ये नियम हर कर्मचारी पर लागू होता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी हो। दूसरा, फाइनल सेटलमेंट का नियम अब इस्तीफा देने पर भी लागू होता है। और तीसरा, कटौतियों की सीमा को सबके लिए एक समान 50% कर दिया गया है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ा और सबसे असरदार बदलाव है, वो है मजदूरी या वेजेस की परिभाषा। नए नियम के तहत अलाउंस यानी भत्ते कुल वेतन के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते। इसका सीधा मतलब है कि बेसिक सैलरी का हिस्सा बढ़ेगा, और क्योंकि पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी पर ही होती है, इसका सीधा असर नियोक्ताओं की लागत पर पड़ेगा, जो काफी बढ़ सकती है। तो इन सब से हमें क्या सबक मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपालन को सिर्फ एक खर्च या बोझ न समझें। ये असल में आपके बिजनेस की स्थिरता और विश्वसनीयता में एक रणनीतिक निवेश है। सही अनुपालन ही एक मजबूत कंपनी की नींव बनाता है। तो फिर प्रोएक्टिव कैसे बना जाए? ये सिर्फ जुर्माने से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने कर्मचारियों और नियामकों का भरोसा जीतने के बारे में है। इसकी शुरुआत होती है एक स्पष्ट प्लान बनाने से, सही टूल्स का इस्तेमाल करने से और पहले दिन से ही विशेषज्ञों की सलाह लेने से। तो आखिर में सवाल यही है, क्या आपका अनुपालन ढांचा आपके लिए एक रणनीतिक ढाल है या एक अनदेखी देनदारी? याद रखिए, ये सिर्फ नियमों का पालन करने तक सीमित नहीं है। ये भारत में एक मजबूत और भरोसेमंद भविष्य बनाने के बारे में है।